जुडिशियल रिव्यू एक वाइडर टर्म है, ये रिव्यू ही नहीं है, ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। इसे हर कोर्ट नहीं करती, इसे केवल दो कोर्ट करती हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां करती है? आर्टिकल 32 की पावर है उसे, और हाई कोर्ट कहां करती है? आर्टिकल 226 की पावर से। लेकिन इन्हें भी जो पावर मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 कानून है, करने की क्षमता अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट की है और 226 में हाई कोर्ट की है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर जहां से उत्पन्न हुई है वो कहां है? आर्टिकल 13 में। कैसे है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, पर पहले मैं तुम्हें बताता हूं आखिर जुडिशियल रिव्यू है क्या। तो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ऐसी पावर। कौन सी पावर? पावर टू एग्जामिन। क्या एग्जामिन करते हो? पावर टू एग्जामिन। क्या एग्जामिन करना है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता। किसकी? राज्य की। राज्य का मतलब स्टेट, जो आर्टिकल 12 में मैंने तुम्हें कल पढ़ाया ही था। राज्य के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की संवैधानिकता को जांचना, इट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। और ना केवल जांचना बल्कि उसे इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना भी क्या है? जुडिशियल रिव्यू। किसी ने आपसे पूछा न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, तो आप कहना न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के अनुसार वह राज्य की कार्यपालिकीय, विधायकीय या प्रशासकीय, जो प्रशासन से संबंधित कृत्य है, इन कृत्यों की जांच करता है। किस संदर्भ में जांच करता है? कि क्या ये कृत्य संविधान के अनुसार हैं या नहीं है, और अगर हैं तो वैलिड, और नहीं है तो उन्हें इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उन पर रोक लगाना। इसी जांच करने की शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। किसी ने आपसे क्या पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, तो आप कहना न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा वह सरकार की विधायकीय, कार्यपालिकीय और प्रशासनिकीय शक्ति का मूल्यांकन करता है कि क्या वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करता है। सच पावर इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। समझ में आ रही है बात? छोटे से शब्दों में आप इसे कह सकते हो, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एक्शन ऑफ स्टेट। कैसा भी एक्शन हो सकता है, विधायकीय, कार्यपालिकीय और प्रशासन के लिए। अब मैं इन्हें उदाहरण की सहायता से तुम्हें बताता हूं। सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन किया। क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है? जैसे अपॉइंटमेंट। पढ़ाऊंगा मैं, जब एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसे कहते हैं, पर उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है जैसे अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट करा सरकार ने, और सरकार ने जो अपॉइंटमेंट किया है उसमें एक जाति विशेष को ही सारे के सारे अपॉइंटमेंट किए, केवल एक जाति का जर्नली, और एक जाति के ही एग्जामिनेशन कराया, और एक ही जाति से ही वो जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म फिलअप कराया। समझ में आ रहा है? केवल एक जाति का ही। अब उसे अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाएगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कहता हूं कि साहब ये देखिए, सरकार का एक कार्य है, नियुक्ति की है सरकार ने, सरकारी नियुक्ति की है, और इस नियुक्ति में सारे व्यक्ति एक ही जाति से संबंधित हैं, जबकि इनसे योग्य लोग अन्य जातियों में भी थे, उन्हें बुलाया नहीं गया, उनके फॉर्म ही नहीं भराए गए, और ये कार्य नहीं कराया गया। समझ पा रहे हैं ना? अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तुरंत नोटिस भेजेगी सरकार को और पूछेगी कि बताइए ये ऐसा क्यों हुआ, क्या नियम है तुम्हारा। उन्होंने आकर बताया जी हमने इस वजह से, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो सारा का सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगी और कहेगी दोबारा से शुरू करो, ये जो नियुक्तियां हैं संविधान विरुद्ध हैं। ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव एक्शन। क्लियर? अब लेजिस्लेटिव एक्शन बताता हूं मैं। लेजिस्लेटिव एक्शन कैसा होता है? मान के चलिए कल सरकार ने एक नियम बनाया कि जितने भी फलानी जाति के व्यक्ति हैं उन्हें तो मुआवजा मिलेगा,
और जो फलानी जाति से अन्यथा व्यक्ति हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। संविधान के अनुसार ये जो आपने अंतर किया है ये वैध नहीं था, तो कोर्ट उस कानून को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी ऐसा ही है, जैसे सरकार ने जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्हें तो उस क्या कर दिया है, नजरबंद कर दिया है, और जो उनकी पार्टी के नेता हैं उन्हें सरेआम सम्मेलन करने की आजादी दे दी डीएम साहब ने। कैसे दे दी भाई, तुम प्रशासनिक ये कृत्य कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, बायसनेस के साथ काम कर रहे हो, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन कर रहे हो, तो कोर्ट उस प्रशासनिक कार्य को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। तो इस तरह से जब न्यायालय भी केवल दो ही, सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है या हाई कोर्ट, और जब सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट सरकार के प्रशासकीय, सरकार के कार्यपालिकीय, सरकार के विधायकीय कृत्यों की संवैधानिकता को जांचती है और गलत पाए जाने पर उन्हें असंवैधानिक या अवैध घोषित करती है, तो इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। ये शक्ति का इस्तेमाल किस संदर्भ में हो रहा है, बस याद रखना, इस संविधान के संदर्भ में इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है। इस संविधान में जो लिखा है ना वो जज साहब के माइंड में पहले से ही एआई की तरह फिट कर दिया गया। जो कुछ संविधान में लिखा है साफ साफ लिखा हुआ है, इस संविधान के अनुसार कार्य है तो माना जाएगा, नहीं है तो हटा दिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को 100% आएगा, कहीं आए, चाहे प्री में आए, मेंस में आए, इंटरव्यू में आए। अब आते हैं हम बेसिस पर, आखिर इसका आधार क्या है, क्यों आया ये, क्यों आया जुडिशियल रिव्यू, क्या जरूरत थी इसकी। तो इसका आधार है थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेड पावर। याद रखना मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि अगर शक्ति, समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति में आप निहित कर दो तो वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। और हम लोगों की सेवा के लिए है, हमारे लिए राजा के रूप में तानाशाही करने के लिए नहीं है। तो क्यों जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। और दूसरा है को एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ लॉ। भारत में या दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां दो तरीके के कानून है बच्चे। एक संविधान, संविधान वो कानून होता है जिससे कि पूरा का पूरा देश गवर्न होता है, मतलब देश चलता है, चलाने वाले चलते हैं। और दूसरे तरीके का कानून है जिससे कि लोग गवर्न होते हैं। तो इस संविधान से गवर्न होते हैं जिनसे देश चलेगा, तो ये सर्वोच्च कानून है। अगर नीचे वाला कानून इसके खिलाफ हो जाएगा तो इसकी अहमियत नहीं, फिर तो देश कैसे चलेगा। तो इसलिए दो तरह के जो कानून होते हैं, एक सुपीरियर कानून, एक उसका इंफीरियर। ये ग्रैंड पेरेंट लॉ है। इस भारत की टेरिटरी में कोई भी कानून, याद रखना, इस संविधान की परिधि से बाहर नहीं हो सकता, इस संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता, इस संविधान के अनुसार ही बनेंगे सब कानून, क्योंकि संविधान से देश चल रहा है। हमारे देश के मूलभूत सिद्धांत क्या है, कैसे देश गवर्न होगा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो पावरफुल थिंक हैं वो सब यहीं से निकल कर जाती हैं। तो जो भी कानून होगा, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी एक्ट, फलाना, मुस्लिम लो, हिंदू लो, है ना, क्रिश्चियन लो, ढिनकाने लो, जितने भी कानून हैं सब संविधान के अनुसार होंगे। और अगर नहीं है तो वो कानून हटा दिए जाएंगे, क्योंकि रहेगा केवल संविधान। रहना है तो इस संविधान के अनुसार, नहीं तो नहीं। तो दो तरह के कानूनों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू की पावर अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका स्कोप क्या है, मतलब ये कहां से आया और किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो जर्नली अमेरिका में 1898 में केस आया था, मारवरी वर्सेस मेडिसन। कई बार पूछा गया है, प्री में, मेंस में लिख देते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। लीडिंग केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये हमारा डॉक्ट्रिन नहीं है, ये हमने इजाद नहीं किया। ये किसने किया, ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इजाद किया। और इस डॉक्ट्रिन का नाम है जुडिशियल रिव्यू, और केस का नाम है मारवरी वर्सेस मेडिसन। जो मारवरी वर्सेस मेडिसन के केस में
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया और उस डॉक्ट्रिन का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और उसका मतलब क्या है? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन स्टेट्स एक्शन। इफ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल। इफ नॉट अगेंस्ट मे बी मतलब आप उसे ठीक कर सकते हैं। इंस्पायर्ड कहां से हुआ? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। भारतीय संविधान ने एक कदम आगे रखा। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था। भारतीय संविधान ने तो बाकायदा आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू इनकॉर्पोरेटेड किया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डेवलप किया और हमने इसे बाकायदा अपने संविधान के अनुच्छेद 13 में जगह दी। जो अनुच्छेद 13 आप पढ़ोगे ना, वो जुडिशियल रिव्यू को ही बता रहा है। क्या कह रहा है वो? आर्टिकल 13 क्लोज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट और एब्रिज द फंडामेंटल राइट शुड बी वॉइड ऑफ सच एग्जिस्टेंस। कोई भी मूल अधिकारों के खिलाफ विधि होगी तो जहां तक वो मतलब असीमित, जहां तक वो मूल अधिकारों के खिलाफ है वहां तक वो शून्य मानी जाएगी। तो ये शक्ति का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट चेक कर रही है ना कि ये संविधान के अनुसार है कि नहीं, मूल अधिकारों के अनुसार है कि नहीं। तो ये शक्ति हमने बाकायदा इनकॉर्पोरेटेड की आर्टिकल 13 में। लेकिन अमेरिका में क्या था? अमेरिका ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिद्धांत के रूप में परिपालित किया। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत एक फॉर्मूला होता है बच्चे, जो कानून में लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है तो सिद्धांत के रूप में उसे माना जाता है और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। ये लिखित कानून नहीं है पर मान्य कानून होता है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान का जो जुडिशियल रिव्यू है वो और अमेरिकी संविधान का जो जुडिशियल रिव्यू है उनमें कैसा कंपैरिजन है। तो याद रखना, भारतीय संविधान का जुडिशियल रिव्यू थोड़ा सा नैरोअर है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, या अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू की तुलना में भारतीय जुडिशियल रिव्यू जो है उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित है। क्यों सीमित है? उसके पीछे पहला रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर। देखो, जब तुम किसी चीज का अनुमान लगाते हो, कब लगाते हो? तुमसे ये कहा गया भैया ये पढ़ लो, ये ठीक है, अगर इसके अनुसार ये काम है तो वैलिड है और अगर नहीं है तो इनवैलिड है। अब अगर ये जितना ज्यादा क्लियर होगा, साफ साफ हर एक बात क्लियर करके रखी गई होंगी, उतना जज अपना कम दिमाग इस्तेमाल करेगा ना, करेगा कि नहीं? और ये जितना ज्यादा कम होगा, बातें जैसे मान के चलो ऐसे बेयर एक्ट जब आप पढ़ते हो, ठीक है ना, तो बेयर एक्ट की एक डेफिनेशन पर बुक के कम से कम 100 पेज भर देते हैं बुक वाले, एक्सप्लेन करते हैं ना। कम बातों को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब सारी बातें क्लियर करके साफ साफ लिखी गई है उनमें तुम क्या बढ़ा लोगे? नहीं ना। तो हमारे संविधान में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा है, 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं, 12 अनुसूचियां हैं, सब कुछ लगभग क्लियर करके लिखा हुआ है। तो कोर्ट को ज्यादा अपना जुडिशियल माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, काम देख लो, मिलाकर कह दो यस या नो। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल अमेंड होकर फिर 12 बने। 12 आर्टिकल में कही गई बातें उन्हें दिमाग में समझना और अपने आप से पेरुजल करना और फिर जो एक्ट हुआ है उसके अनुसार उनका निर्धारण करना, तो यहां ज्यादा दिमाग लगेगा ना। तो इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कोर्ट्स को ज्यादा लिबरल पावर देती है फैलने की। लेकिन भारतीय संविधान कॉम्प्रिहेंसिव है तो कोर्ट को लिमिटेड पावर हो जाती है, जैसे संविधान कह रहा है बिल्कुल साफ साफ लिखा है उसी के अनुसार कार्य करो। एक तो ये, दूसरा, भारतीय संविधान अमेरिका संविधान की तुलना में इजीली अमेंड हो सकता है। तुमने कहा इस संविधान के अनुसार कार्य है तो ठीक है, पार्लियामेंट ने देखा भैया हमारा कार्य संविधान के अनुसार नहीं है, वो पीछे से जाएगा और इस संविधान में वो पेज जोड़ देगा। अमेंडमेंट करने की तो शक्ति पार्लियामेंट की है ना, कोर्ट के हाथ बंद गए ना। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है। पिछले 400-500 सालों में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में 300 साल या 200 साल तो मान के चलो आप,
200 सालों में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ना के बराबर अमेंडमेंट हुआ। शुरुआत के 2 साल में तो 6 से भी डबल हो गए थे, 6 से 12 सेक्शन आर्टिकल हो गए थे, लेकिन ना के बराबर हुआ 200 सालों में, 200-250 सालों में। तो जब आपका लिखा हुआ बिल्कुल मजबूत है, तुम पीछे से आकर इसमें घुसाओगे कुछ, तो कोर्ट को चेंज पता है, चेंज होना नहीं है, तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी ना। इसलिए भारतीय संविधान का जुडिशियल रिव्यू की पावर अमेरिकन संविधान के जुडिशियल रिव्यू की पावर में थोड़ी कम है, पर पावर बड़ा मजबूत है। और ये चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत बनाती है। क्या कर रही है? अगर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट अपनी शक्तियों से बाहर काम करेगी, उसे शक्ति कहां से मिल रही है? इस संविधान से। तो इस संविधान के बाहर अगर आप कार्य करोगे तो तुरंत आपके पर कतर दिए जाएंगे इस सिद्धांत से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसका लीडिंग केस अमेरिका का मार्वरी वर्सेस मेडिसन, और भारत में जर्नली जुडिशियल रिव्यू इज एन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो मेनका गांधी के केस में भी, इंदिरा नेहरू गांधी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कही।